गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना लेसन करेंगे सत्ता की साझेदारी, क्लास 10th लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक्स का ये लेसन है, जिसमें हम सत्ता में साझेदारी के महत्व को इस अध्याय के माध्यम से पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम लोकतंत्र में को यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जो हमने पिछले साल शुरू किया था 9th क्लास का लेसन था हमारा लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, जिसको हमें एक एक जो उसका अंग था, जो उसकी व्यवस्थाएं थी, उनके बारे में जानकारी पड़ी थी। चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, वो कैसे एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और किस तरह से वो लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी हैं। ये सभी हमने उस अध्याय के अंदर हम 9th क्लास के अंदर पढ़ा था। आज हम जो ये अध्याय करना जा रहे हैं सत्ता की साझेदारी, तो इस अध्याय में हम इन संस्थाओं के महत्व को जोड़ के और लोगों के इनके भागीदारी को देखने के सोच विचार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल देखेंगे, दो कथाओं से इस लेसन की शुरुआत करेंगे। एक कथा होगी बेल्जियम और दूसरी कथा होगी श्रीलंका की, जो हमारा पड़ोसी देश है। इन दोनों घटनाओं की बातों के हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उनको जानेंगे और उन घटना के आधार पर देखेंगे कि लोकतंत्र के अंदर साझेदारी किस प्रकार जरूरी है, किस प्रकार उसका महत्व है और क्यों लोकतंत्र के अंदर साझेदारी कराना आवश्यक है। तो हम लेसन की शुरुआत करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की जो दो कथाएं हैं उनके बारे में पढ़ के। सबसे पहले हम जानते हैं बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं जो यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, बेल्जियम कहाँ का देश है, उसकी सीमाएं किन किन देशों से लगती है। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मन और लक्समबर्ग से लगती है। जो 1 नंबर में क्वेश्चन आता है और एमसीक्यू टाइप में कि बेल्जियम की सीमाएं कहाँ किन किन देशों से लगती है, तो ऑप्शन में आते हैं, अलग अलग देश आते हैं, चार देशों का जो ऑप्शन होता है, जिसमें हमारा आंसर आएगा वो आएगा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से इसकी सीमाएं लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी कि हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत ही जटिल है। जटिल क्या होता है, मतलब जिसको समझा नहीं जा सकता। और जातीय क्या होती है, जातीय को इंग्लिश में एथेनिक कहा जाता है और एथेनिक का अर्थ होता है जातीय, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, जिसमें सभी समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानते हैं, यानी यह सांझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। चाहे वो कोई भी जाति है तो उसके सभी पूर्वज मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति जो है समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी समझ नहीं है कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। ये कोई बात जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे एक ही धर्म के हो या एक ही राष्ट्र के मानने वाले, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है जातीय। और ये 2 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो इस लेसन के अंदर से पूछा जाता है 2 नंबर में। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि बेल्जियम की जातीय बनावट क्या थी। बेल्जियम जो यूरोप का देश है उसकी जातीय बनावट क्या है। समाज के जो बेल्जियम की जातीय बनावट है वो बहुत ही जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है। कौन से इलाके में रहता है? फ्लेमिश। और कितनी परसेंट है? 59%। और ये भाषा बोलते हैं डच भाषा ये लोग बोलते हैं। उसके बाद शेष 40% जो लोग हैं वो बेल्जियम के एक दूसरे क्षेत्र वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और इनकी भाषा है फ्रेंच। इनके 2 समूह हो चुके हैं, एक 59 आबादी वाला फ्लेमिश इलाका जहां डच बोलते हैं और दूसरा 40% वाले लोग जो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। और शेष 1% आबादी जो लोग जर्मन बोलते हैं और तीसरा जो समूह होता है जर्मन भाषा वाले लोगों का, जो सिर्फ 1% है।
उसके विपरीत राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, कि जो वहाँ की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स, और वहाँ पर जो लोग रहते हैं 80% पर जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डच भाषा। अगर देखा जाए तो बेल्जियम और ब्रुसेल्स के अंदर जो विभाजन है, बनावट है, वो एक दूसरे के विपरीत है। जो लोग बेल्जियम में के जो देश है, अवायवीय क्षेत्र है, उसके अंदर ज्यादा है, वो ब्रुसेल्स के अंदर कम है। जो बेल्जियम के अंदर के बाह्य क्षेत्र में कम है, वो ब्रुसेल्स के अंदर ज्यादा है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं, यानी कि जो 40% लोग हैं बाह्य क्षेत्र के अंदर बेल्जियम के अंदर, वो अल्पसंख्यक हैं जिनकी भाषा फ्रेंच, वो क्या है, ज्यादा समृद्ध भी है और ताकतवर भी है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों की इस स्थिति से नाराजगी है, और डच भाषा बोलने वाले जो बेल्जियम के अंदर बहुसंख्यक हैं, वो इन अल्पसंख्यकों से नाराज हैं कि भाई ये ज्यादा विकसित हैं। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था। कि 50 और 60 के दशक के अंदर दोनों जो समूह थे, वो दोनों समूहों के अंदर एक दूसरे के प्रति मनमुटाव, तनाव बढ़ना शुरू हो गया था। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा, और जो सबसे ज्यादा टकराव जहां पर हुआ था वो था ब्रुसेल्स। इन दोनों समूहों का सबसे ज्यादा टकराव ब्रुसेल्स में हुआ। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। क्या थी? यह एक तरह की विशेष समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। और यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन भी आता है कि ब्रुसेल्स की क्या समस्या थी। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की क्या समस्या थी, ये 2 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? तो यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले कमजोर और अल्पमत थे। तो ये किसकी समस्या थी? तो ये थी बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम की जो परिस्थितियां थी, और इन परिस्थितियों को कैसे हैंडल किया वो हम इस अध्याय के नेक्स्ट जो हमारा उप विषय रहेगा, बेल्जियम का जो मॉडल जिसे जो कहा जाता है, उसके अंदर पढ़ेंगे, या बेल्जियम का समझौता जिसके नाम से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारे बेल्जियम के बारे में हमें पता चल गया कि बेल्जियम यूरोप का देश था, जिसकी आबादी हरियाणा से कम है, और इसकी जातीय बनावट ये इस तरह से 3 वर्गों में बंटी हुई है, और ब्रुसेल्स की क्या समस्या है। उसके बाद हम अपना एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, जो कि एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश किस होता है? जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो, और श्रीलंका एक ऐसा द्वीपीय देश है। जैसे कि हम अपने भारत के मानचित्र के अंदर अंडमान और निकोबार जो हमारे केंद्र शासित राज्य हैं, लक्षद्वीप है, तो इनको द्वीप समूह बोलते हैं। द्वीप समूह इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये चारों ओर से समुद्र से घिरे हैं, इसलिए इनको द्वीप समूह। वैसे ही श्रीलंका भी एक द्वीपीय देश है, ये चारों ओर से समुद्र से घिरा है, जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसकी जो स्थिति है वो तमिलनाडु का जो हमारा दक्षिण तट है उससे कुछ किलोमीटर की दूरी है, यानी कि अनुमान लगाया जाता है कि यह भारत से 500 से 600 किलोमीटर दूर है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी कि हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। इनके जैसे हम दक्षिण एशिया के देश हैं, दक्षिण देशों के अंदर जितने भी देश हैं वहाँ की जो जातीय जो बनावट है उसमें बहुत सी जाति पाई जाती हैं। तो वैसे ही श्रीलंका के अंदर भी इसी तरह की विभिन्न जातियां, कई जातियों के लोग पाए गए हैं, और इनकी सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है, तो उसका नाम क्या है? सिंहलिया, या सिंहली भाषा बोलने वाले। तो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है सिंहली। सिंहलियों का है,
जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है, और इनकी आबादी है श्रीलंका की टोटल आबादी का 74%। फिर तमिलों का नंबर आता है और उसके बाद आता है तमिलों का। श्रीलंका के इसके सहेलियों के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है, और तमिलों की आबादी है 18%। लेकिन तमिलों के यहाँ पर दो समूह हैं। कितने समूह हैं? दो समूह। एक श्रीलंकाई तमिल के समूह जिनकी आबादी 13% है, और दूसरे हैं भारतीय तमिल, जिसको हिंदुस्तानी तमिल कहा जाता है, और दूसरी है हिंदुस्तानी तमिल या भारतीय तमिल, जिनकी आबादी लगभग 5% है, जो कि औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। और जो ये हिंदुस्तानी तमिल है, ये उन लोगों की संतान है जो भारत से काम करने के लिए श्रीलंका गए थे। श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। यानी कि अगर हम श्रीलंका का जो ये मैप देखते हैं तो ये इस मैप के अंदर जो उत्तर और पूर्व का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें मुख्य रूप से हिंदुस्तानी तमिल पाए जाते हैं। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर पाएंगे तो तमिल मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, और जो सिंहली भाषियों का धर्म है उनका है बौद्ध, जबकि तमिल भाषी जो लोग हैं वो दो धर्मों के समूह के लोग हैं। एक कुछ हिंदू लोग हैं और कुछ मुसलमान हैं। और श्रीलंका में की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, और तीसरा वर्ग है ईसाई लोगों का, जो कि है 7%, जो सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो ये था श्रीलंका का जातीय बनावट। तो इसमें क्या था कि श्रीलंका के अंदर 3 वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग के अंदर आते हैं